था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के अपने पास आएगी। शहर में पोस्टर देखिए, 45 साल के युवा नेता भी हैं। आप लोग शिक्षित किसको मानते हैं? शिक्षा तो ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति थे, वो 7वीं पास थे। अन्ना हजारे ने पूरे देश को आंदोलन किया, वो 5वीं पास से। तो दर्शन पे बैठता तो अपनी योग्यता से बैठता, लेकिन यहाँ इनकी मर्जी से बैठा हुआ हूँ। नमस्कार, बेधड़क न्यूज.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और आप बेधड़क न्यूज.com का खास कार्यक्रम 3 टिकड़ी देख रहे हैं, और जिसमें हमारे साथ आज जो हमारे सहयोगी हैं उनका हम आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मित्र प्रकाश जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे बाएं तरफ पल्लवी राय जी हैं जो भारत एक नई सोच करके एक पोर्टल है उसमें काम करती हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में युवा शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति पर। आज का हमारा विषय जो है वो युवा शिक्षा और बेरोजगारी है, जिस विषय पर आज हम इनसे परिचर्चा करेंगे। और परिचर्चा की शुरुआत हम करते हैं मित्र प्रकाश जी से। मित्र प्रकाश जी, आपके हिसाब से भारत की युवा शिक्षित पीढ़ी जो है उसके लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, ये कैसे बन सकते हैं, और इसके लिए किसे और कितना काम करना चाहिए? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता, आप समाज को देख रहे हैं। इन्हीं 3 चीजों को, युवा और शिक्षा और बेरोजगारी। युवा देखिए, सबसे पहले युवा में भारत की स्थिति का अंदाजा लगाइए आप कि युवा कितने हैं भारत में। आधी आबादी युवा की है, यानी 25 से 30 वर्ष के लोग जो है आधा पूरे भारत में है। शिक्षा का स्तर कैसा है कि एक गांव के लड़के से भी अगर पूछेंगे कि प्राइमरी में कैसी पढ़ाई होती है तो ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि हमारे वहाँ हार्वर्ड जैसी पढ़ाई होती है। और बेरोजगारी पे जिस तरह तीसरा मुद्दा बेरोजगारी, 70 साल से ये समस्या है पूरे देश में। इसे किसी सरकार और किसी समाधान की जरूरत नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारों से ज्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं। हम यानी हमारा परिवार, हमारा समाज, क्योंकि हम लोग जो शिक्षा है वो, मेरा ऐसा मानना है, बाकी आपका क्या मानना है, उनका क्या मानना है, इस पे मैं अपने विचार थोप नहीं रहा हूँ। हमारा मानना है कि हम लोग शिक्षा को जो है वो सही ढंग से ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे मैं कई बार कहना चाह रहा हूँ मैडम कि इससे पहले भी मैं यही कह रहा था कि शिक्षा अगर सही ढंग से ली जाए तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। एक पिक्चर आई थी, उसमें कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के अपने पास आएगी। तो जो लोग काबिल हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार वो सही जगह सेट हो जा रहे हैं, और बाकी जो लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं उन नेताओं के कॉलेज से, जो गुरुमुत्ते की तरह कॉलेज खुले हुए हैं, उनको वो डिग्रियां लेके ही घूमते रहेंगे। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद जानते होंगे जो PhD तक होंगे लेकिन उनके पास 4 अक्षर का ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को अगर आप रोजगार की कल्पना कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। पहली चीज जो आपने ये कहा कि युवा, तो युवा जो 25 से 30 साल के हैं, आप शहर में पोस्टर्स देखिए, 45 साल के युवा नेता भी हैं, तो इससे भी बात करते हैं। नया कॉन्सेप्ट आ गया है, युवा नेता, युवा समाज सेवी, भूतपूर्व युवा नेता, तो इस टाइप की चीजें आ रही है। मैम, आपके हिसाब से ये किस दिशा में है रोजगारी? मेरे हिसाब से मानना ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा जो शिक्षित वर्ग है ना, वो सच में वो शिक्षित है ही नहीं। आप अगर टीचरों की ही बात कर लें, गांव में मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट करके देखी है, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको खुद नहीं पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर क्या है। उनसे पूछे 15 अगस्त क्या होता है तो वो बोलते हैं उस दिन तो हमारा देश जो है वो उसको संविधान मिला था। यहाँ तक कि पूछ दो कि संविधान लिखा है किसने, तो ये तक नहीं पता है। टीचर खुद अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहा है, वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या? तो ले दे के शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बात है या प्राइवेट या? बहुत अच्छा सवाल है। एक मिनट में एक बात बता रहा हूँ। देखिए, शिक्षा और पॉलिटिक्स किस तरह एक दूसरे पे हावी हैं। मैं जगह और समय का नाम नहीं बताऊंगा। अभी एक फोटो भी मैं देख रहा था, एक न्यूज अखबार में छपी थी कि शहर के एक जिलाधिकारी, मैं किसी भी शहर की बात कर सकता हूँ, और उसके सामने 12वीं पास सांसद जो था उसको डांट रहा था, और वो चौथी कुर्सी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो और बताइए कि इसमें, और वो ऐसा सांसद व्यक्ति है जो कभी उस फील्ड का नहीं था। तो शिक्षा और पद कभी कभी समानता नहीं होती है। हालांकि लोग इसको कहते हैं कि अनुभव। सवाल ये है ना कि
जो मैम ने कहा कि सरकारी जो आपने पद्धति मैं बताई। आपकी बात पूरी करने वाली थी, तब तक सर ने बोल दिया। आपने पूछा कि सिर्फ सरकारी स्कूल में ही ऐसी हालत है क्या? प्राइवेट नहीं, मैं आपको मैं आपको बता दूं पहले, ऐसी हालत सिर्फ सरकारी स्कूल में नहीं है। ये बोल के सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि उसी स्कूल से पढ़ने वाले कभी कभी बच्चे IAS पीसीएस भी बनते हैं, लेकिन अभी भी बनते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो समझिए कि जो हमारे शहरों में जो गलियों में जो स्कूल है ना, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल जो 8 तक की मान्यता प्राप्त करके पढ़ा रहे हैं, उसमें जो टीचर होते हैं वो इंटर पास किए होते हैं या BA करके वो बच्चे पढ़ा रहे होते हैं। उनको 6 से 8 हज़ार रुपये मिलता है। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी भी शिक्षा व्यवस्था, उनकी भी हालत यही है कि उनको भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम लोग जिस लाइन से निकले हैं ना, उसमें हम लोग को इतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं BA करके निकली हूँ और मुझे पता है कि वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई हुई है। मैं ऑन कैमरे बता सकती हूँ कि मैंने कितना क्लास चला है और कितना। गोरखपुर यूनिवर्सिटी तो पॉलिटिक्स के लिए बदनाम रहा है। हाँ। लेकिन एक छोटा सा संशोधन ये, जब मैम ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अब जो शिक्षक आ रहे हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं। मतलब मेरा एक अपना मित्र है, नहीं पढ़े लिखे, हमारा एक अपना मित्र है जो BTech करने के बाद B.Ed किया और B.Ed के बाद वो, देखिए पैनल नहीं है इस तरह क्या, एक मिनट, जैसे क्या है कि हम जो संस्कार डेवलप होते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल के संस्कार और सरकारी स्कूल के संस्कार में मैं बता रहा हूँ डिफरेंट। जैसे प्राइवेट स्कूल में एक पहले से ही मॉनिटरिंग होती है कि हाँ भैया बच्चों को पढ़ाना है, बढ़िया पैसा ले रहे हैं। सरकारी स्कूल में मास्टर को बढ़िया पैसा मिलता रहता है और बच्चे जो होते हैं वो गरीब तबके जाते हैं। एक खास मेंटल लोगों का दिमाग इस तरह हो गया है कि जो बच्चा, जिसका परिवार, जिसका पिताजी 5,000 से ज़्यादा कमा रहा है, वो भी बच्चों को 300 रुपये फीस वाले प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारी व्यवस्था इतनी लचर है, और शायद इसलिए लचर है क्योंकि आधे से ज्यादा कानून बनाने वाले लोगों के अपने प्राइवेट विद्यालय होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग शिक्षित किसको मानते हैं? क्या वही शिक्षित है जो हमें जो कोर्स की डिग्री मिल जाती है वो पढ़ के हम जो नंबर पा लेते हैं? क्या हमें वो मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप शिक्षित किसको मानते हैं? कि मेरी 90% पास हूँ तभी मैं शिक्षित हूँ, या मेरे कम मार्क्स है तो भी मैं शिक्षित हूँ? आप शिक्षित में किसको गिन रहे हैं? शिक्षा तो ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति थे, वो 7वीं पास थे। अन्ना हजारे ने पूरे देश को आंदोलन किया, वो 5वीं पास से। तो इसमें शिक्षा का अंदाजा किसी व्यक्ति से नहीं लगाया जा सकता, किसी क्योंकि आपने कहा से नहीं लगाया जा सकता। लेकिन शिक्षा को किस प्रकार की दी जा रही है? जैसे मैं एक सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, शायद मेरे माता पिताजी के ठीक ठाक उन्होंने राह दी होगी कि आपके वहाँ मैं बैठ के शिक्षा के विषय से ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो बस माता हमारी, मैं अभी भी इससे पहले कह रहा था कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए कि हम कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हमको क्या करना है भविष्य में। अभी तो मेरे मौसी का लड़का बीटेक कर रहा है और आपकी चाची का लड़का बीटेक कर रहा है, तो हम भी बीटेक करेंगे। ये वाली मान्यता है मिडिल क्लास में कि लड़का कुछ भी हो, हम 5 लाख दे के अपने बच्चे को गाजियाबाद में बीटेक ही कराएंगे, और भले उसके बाद वो स्पाइस, वो पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे, वो थोपी जा रही है शिक्षा, पहले तो थोपी जा रही है। ये देखिए कि लड़का बीटेक करके फिर MBA करता है, फिर वो लॉ करता है, हाँ, और बीटेक करके बैंक में नौकरी खोजता, क्या इंजीनियर बन रहा है वो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार। अगर इंजीनियर बना है तो इंजीनियरिंग कर लो। अब देखिए कोई भी बच्चा जैसे BA कर रहा है ना, तो समाज उसको इतनी खिन्न नजरों से देखता है। पहला तो ये गरीब होगा, दूसरा कि ये तो पढ़ता चूतिया होगा यार, घर एकदम मतलब बेकार आदमी होगा। फिर उसके बाद अगर वो बीटेक है, हाँ क्या है बीटेक करके आया है, मतलब वही परंपरा। अभी का स्टेटस, दहेज भी अच्छा मिल जाता है, बीटेक लड़का है तो मतलब नौकरी पा ही लेगा। अब BA ग्रेजुएट लड़का उससे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन बीटेक वाले को महत्ता दी जा रही है क्योंकि पतली मोड़ी का ऊपर पैर पहना हुआ है और थोड़ा उसको दाढ़ी वाड़ी, 4 साल में यही आता है। प्राइवेट जो बीटेक कॉलेज होते हैं उनमें 4 साल में आपको यही ज्ञान मिलता है। मुझे जहाँ तक की जानकारी, मैंने जो अनुभव किया है कि दाढ़ी आपकी किस तरह होनी चाहिए, आपका पैर पतला मोड़ी वाला होना चाहिए, दिल्ली में आप मैं और तुम करके बात कर सकते हो कि नहीं, बस। और बाकी टेक्निकल शिक्षा, क्योंकि उसमें पढ़ाने वाला लड़का भी वही होता है जो उसने 2 साल पढ़ के गया होता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, आप 2-4 रिपोर्ट करिए जो इस शहर में बीटेक कॉलेज है उनका स्तर क्या है और कितने बड़ी जगह पे कैंपस। शिक्षा से रोजगार की तरफ बढ़ते हैं। क्या अधूरी शिक्षा या अधूरा ज्ञान रोजगार की समस्या का मुख्य कारण है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर आज एक कोई कंपनी खोलूंगी तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरी कंपनी में कोई एक ऐसा बच्चा है जो ये सारी चीज़ें समझे। अब मैं किसी नौसिखिया को अपनी कंपनी में रख के अपना पैसा थोड़ी ना डुबाऊंगी, मेरी जो पूंजी है।
तो मैं जिन बच्चों को बुलाऊंगी उनसे मैं बात करूंगी तो मुझे ये पता चलेगा कि इन्होंने जो रटा था उसका कोई यूज लाइफ में हुआ नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है A+B वाला होल स्क्वायर वाला मैथ का, जिसका कोई यूज ही नहीं है। मतलब 10 तक पता नहीं कितने अलजेब्रा में हमको रूल पढ़ाए गए जिसको आज तक पता ही नहीं है कि उसका यूज ही कहाँ था। तो वो तो भगवान की कृपा है कि मैं 10th के बाद आर्ट्स में चली आई, भले लोग मुझे कितना भी कोसते रहे। तो होता यह है कि हमारे यहाँ लाइन ही नहीं खींची गई कि अगर मतलब मान लीजिए इंटर तक है, इंटर के बाद ही आप कुछ करेंगे, तो इंटर तक क्या होता है, भैया मैथ लेके पढ़ लो तब अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा लाइन मिल जाएगा आपको जॉब करने के लिए। तो हम लोग इंटर तक तो पढ़ लेते हैं, इंटर के बाद बच्चे को समझ में आता है कि अरे मैं तो बीटेक कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करता है फिर आ जाता है बीए में। तो होता है कि बेस उसका था मैथ का, उसको बीए करना पड़ा है सरकारी नौकरी के लिए। और जो लोग नौकरी की बात करते हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरी को सोच के अगर नौकरी समझ रहे हैं तो भैया ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि नौकरियां सरकारी नौकरियां बची कहाँ हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेट हो रहे हैं। अगर आप रेलवे को देखें तो वो भी कुछ हद तक प्राइवेट हुआ है। इसके अलावा आप कई ऐसी BSNL है, MTNL है, बहुत सारे बैंकों को भी प्राइवेट किया जा रहा है। इस पे मैं शिक्षा नहीं, लेकिन और प्राइवेट की बात बताऊं तो प्राइवेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर आप में वो योग्यता नहीं है तो आपको बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन वाला फंडा प्राइवेट नौकरी में आएगा, जो कह रही है ये तो सही है, कंपटीशन हर समय से हाई रहता है। जब हम मेरे ख्याल से आज के डेट में जो क्लर्क में सवाल पूछे जाते थे आज से 20-25 साल पहले, जो भूतपूर्व IAS हैं वो बताते हैं कि यही सवाल हमारे में पूछे जाते थे। तो कंपटीशन हमेशा शुरू से आ ही रहा है। हमें ये फैसला करना होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, रोजगार की तरफ क्यों बढ़ रहा है। और ये जो कंपनियां रेलवे प्राइवेटाइजेशन, ये तो सरकार की गलतियां हैं कि सरकार इसको सही ध्यान नहीं दे पा रही है। लाल किले से लेके कुतुब मीनार सारी चीजें सरकार बेच ही रही है, अब रेलवे बेच देगी और तमाम चीजें बेचेगी। खैर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सारी सरकारी व्यवस्था इतनी नाकारी हो चुकी है कि उसे बेचना पड़ रहा है, वो भी प्राइवेट हाथों में। और प्राइवेट व्यक्ति कैसा उस पर करेगा, जैसे अब इनका चैनल है तो इनकी मर्जी की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं ना। हाँ, लेकिन अगर मैं दूरदर्शन पे बैठता तो अपनी योग्यता से बैठता, लेकिन यहाँ इनकी मर्जी से बैठा हुआ हूँ। तो ये दोनों अंतर है। लेकिन नौकरी की बात अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब हमारी सरकारों को भी प्राइवेट चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कंपनियों को सिर्फ मतलब रोड बनाने से कुछ नहीं होगा, देखना ये होगा। मैडम ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे आई थी और पूरे देश को कब्जा कर लेके गई थी। तो प्राइवेट चीजें कब धीरे धीरे चीजों पे कब्जा करने लगती है। प्राइवेट का ऐसा, आप एक घर बनवाते हैं वो अपना प्राइवेट रहता है, लेकिन आप सोचते हैं कि जो छज्जा निकले वो सरकारी जमीन में निकले। फिर वो छज्जा निकालते हैं, फिर बाहर गाय पालने लगते हैं, फिर गाय पालने के बाद धीरे धीरे पार्किंग करने लगते हैं, फिर वो होती है कब्जे की प्रक्रिया। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा सवाल है। खैर धीरे धीरे पैर पसारती रहती है। अब नियम में ये बताएंगे कि हमें तनख्वाह इतना देंगे, ये देंगे, लेकिन ये देते नहीं है। लेकिन सरकारी व्यवस्था ये रहती है कि हम उसको कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, हमारी चीजें कर सकते हैं। रोजगार पे वापस आते हैं। रोजगार कैसे जनरेट हो, इस पे किसे काम करना चाहिए समाज अपनी। जैसे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के बाद एक बात कही, लोकल फॉर वोकल, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये हो कैसे। प्रधानमंत्री जी खैर बहुत योग्य हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन वो उनके बोलने पे जनता ना जाए तो ज़्यादा आगे निकल जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। ये इसे तर्क में रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो जन समाज को और सरकार को दोनों को मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे को कोसना नहीं चाहिए। अपने स्तर से हर चीज़, अगर आप योग्य हैं तो एलिजिबल बने, सरकारी नौकरियों में जाएं। हाँ, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसमें सरकार को कम करना पड़ेगा। देखिए सरकार से ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं। बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार कम कर दो, बाकी व्यवस्थाएं हम खुद कर लेंगे। जैसे हम नौकरी में अगर जा रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, तो मंत्री जी का लड़का जो लिखवा के चला आता है, मैं ये चाहता हूं कि वो ना आए। हम अगर योग्य हैं तो योग्य आए, आरक्षित से जा रहे हैं तो आरक्षण से जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं अगर हमको दे दी जाएंगी, मतलब अगर मान लीजिए हम परीक्षा लिख रहे हैं क्लर्क की, हमारा 182 नंबर है, तो हमको जो है हमारा चयन होना चाहिए। अब उसी में मंत्री जी लड़का जो 4 लाख रुपए दे के मंत्री जी को पैर के नीचे रख के और आता है और उसका हो जाता है और हमारा नहीं होता, यहीं से विद्रोह शुरू होता है और यहीं से लगता है कि सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं, ये पैसे देके ही होगा। तो बस इस व्यवस्थाओं को सरकार थाम ले। बाकी सरकार तो अपना खरीदना बेचना हर सरकारें करती हैं, ये भी कर रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ। और बाकी प्राइवेट और उद्योग पे जो है वो तो लोग अपना जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से। जो मुद्दा था लोकल फॉर वोकल की, क्या कैसे, जैसे स्टार्टअप इंडिया करके बात थी, आपको याद होगा, फिर हम स्टार्टअप इंडिया से लोकल फॉर वोकल की तरफ आ गए। हुआ क्या सबसे, ये खाई है। जैसे
आज से 2014 की बाद जब सरकार बनी तो स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ कि हम कुछ नया शुरू नहीं, करेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रही हूँ कि ये जितनी प्राइवेट कंपनियां आई और जो ये नोटबंदी हुई उसमें जितनी कंपनियां बर्बाद हुई, जिन्होंने अपना शुरू में रोजगार शुरू किया, नोटबंदी है, जीएसटी है, जो भी है, ब्लेम अब करते रहते हैं कि देखिए, जीएसटी भी एक बड़ा कारण है कि काम नहीं है। समझिए आप मेरी बात की। मैं पढ़ लिख के अपना एक नौकरी मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा मैं बिजनेस शुरू करती हूँ। बिजनेस में शुरू की, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने शुरुआत की, अचानक से एक बहुत तेज स्पीड से बॉल आई, वो थी नोटबंदी। अब मैं कैसे भी अपना रोजगार संभाल के रखी थी कि भैया मुझे अपना ये जो मैंने पूंजी लगाई है वो मुझे बर्बाद नहीं करना है। तब तक दूसरी तेज बॉल आ जाती है जीएसटी, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता है। या तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार को अब स्कूल टाइम से ही बच्चों को बिजनेस पढ़ाना शुरू कर दें, चाहे वो बीए का बच्चा हो या बीकॉम कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उसको शुरू से ही बता दें कि भैया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। तब तो आप समझेंगे कि छोटे छोटे व्यापार धीरे धीरे शुरू होंगे। अब जो ठेला लगा के अपना शुरू किया था, अचानक से आपने नोटबंदी लगा दी, और जो वो अपना पूंजी 5,000 रुपये लगा के जो ठेला खरीदा था वो भी तो आपने वापस नहीं किया। मेरे घर में तो मैंने अपने मतलब मान लीजिए मैं तो लॉकडाउन में बड़ी सारी समस्याएं इस तरह नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने अपनी व्यापार शुरू किया, उनका भी बंद हो गया। मैंने अपनी बीवी की ज्वेलरी बेच के एक ठेला खरीदा था कि मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाऊंगा, वो जो चाय समोसा बेच के। आपने मेरा ठेला भी बर्बाद कर दिया, और एक बार पीछे पलट के देखा तक नहीं कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। कितने लोग मरे हैं इस लॉकडाउन में, क्या किसी को पता है? बस सब लोग ये खड़े होके बोल रहे हैं कि हमें जो है अब अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना है। भैया संभालेंगे कैसे? आपने किया क्या, मुझे बताइए। मेरा रोजगार बर्बाद हुआ, मुझे दोबारा खड़े होने के लिए कुछ चाहिए पूंजी, मैं कहाँ से लाऊं? जब जमीन भी बेच दूं जिसमें मैं रहता हूँ। सरकार तो इस पे तो दोषी आप ठहरा सकते हैं कि सरकार इस पे पूर्ण रूप से, उनके मत नहीं ठीक है, उनके काम करने का तरीका नहीं ठीक है। हाँ, सरकारें हम ही लोग चुनते हैं, हम ही लोग बदलते हैं। जब हम चुनेंगे मंदिर के नाम पे सरकारें चुनेंगे, हम जब सड़कों के नाम पे सरकारें नहीं चुनेंगे, जब हम कपड़े देख के सरकारें चुनेंगे, जब हम टोपी देख के सरकारें चुनेंगे, तो हमें इससे वैसी व्यवस्था मिलेगी। ये तो हमें सोचना पड़ेगा। और नोटबंदी और जीएसटी और लॉकडाउन, ये पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का सबसे बड़ा कारण रहा है मेरे हिसाब से। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, एक बात और मैं लास्ट जोड़ दूं आपको। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग जिन पर जिम्मेदारियां थी, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जैसी चीज यहाँ पे है ही नहीं। एक स्टेटमेंट है, केंद्रीय राज्य मंत्री थे सुरेश जी, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था कहाँ खराब है। उन्होंने कहा कि शादियां इतनी अच्छी हो रही हैं, ट्रेन और एयरपोर्ट में लोग इतने अच्छे से जा रहे हैं, हमेशा भीड़ ही रह रही है। तो भैया पैसा है हमारे समाज में, तभी तो ट्रेन खुल जा रही है। और एक और स्टेटमेंट है रविशंकर प्रसाद जी का, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि फिल्में करोड़ों का व्यापार कर रही हैं, फिल्मों को लोग इतना देख रहे हैं, तो पैसा है तभी तो देख रहे हैं। तो अब ये तो इस तरह वो निर्मला सीतारमण बोली थी कि हम प्याज खाते ही नहीं है, तो ये तो बुद्धि उनकी कितनी है, इस पे विचार करना होगा। मैंने का भी आंकड़ा देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो हमारे युवा जो हैं, वो अब हमारा समाज ही ऐसा बन गया है कि जैसा सर बता रहे थे कि बीटेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है शादी के लिए, या आप समाज में अपना एक स्टेटस बनाने के लिए। तो जिनके पिताजी के पास पैसा नहीं है, वो लोग या तो लोन लेते हैं या ज़मीन बेचते हैं। जो लोग लोन लेते हैं उनकी गाँव के जितने हाँ, लेकिन जाते हैं वो 1 बीघा जमीन बेच के और जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो लोन ले लेते हैं। और बाद में होता यूँ है कि पढ़ाई ऐसे कॉलेज से कर लिए होते हैं जो कम फीस में बच्चों को इंजीनियर बना रही होती हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसे दे के वो लोग इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। तो बाद में वो 6 या 8 हज़ार रुपये की प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिसकी वजह से देखा है सर कि जो बीटेक कर चुके होते हैं, फिर एमटेक कर लिए होते हैं, फिर स्पाइस की जो कंपनी होती है उसमें टाई लगा के, कोई स्पाइस तो पता नहीं कंपनी अब रही नहीं, स्पाइस में ही देखा था मैं, एक मोबाइल कंपनी में टाई लगा के ये बताते रहते हैं कि आप कौन सा रिचार्ज कराएं। मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हो। और ज़्यादातर यही होता है, आप जो यहाँ से लड़के बीटेक करते हैं वो दिल्ली में किन जगहों पे कॉल सेंटरों में व्यस्त है। आप दिल्ली के कॉल सेंटरों की एक अजीब परिभाषा हो चुकी है, छोटे मोटे जॉब लेने वाली जो छोटी कंपनियां खुलती हैं उनका भी दायरा इतना बड़ा हो गया है कि वो कहते हैं हम बीटेक एमटेक लड़के लेंगे। अभी आप जो बात कह रही थी कि जो कॉलेजों में मोटी फीस देकर बच्चे आते हैं और फिर 8,000 की नौकरी कर बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम तो आपको मिल रहा है। इस मुद्दे को चर्चा पे लाते हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो उस चर्चे पर लाते हैं इस विषय को कि जो आप अभी ये कह रही थी कि बच्चे जो 4 लाख 8 लाख फीस देके आ रहे हैं कॉलेजों से आ रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं।
तो फिर समस्या तो वही खड़ी है, बेरोजगारी। बेरोजगारी है, तभी तो किसानों से ज्यादा आत्महत्या हमारे युवा कर रहे हैं, और इससे बड़ा शर्म की बात कुछ है ही नहीं। एक शानदार मैंने आरटीआई की थी इस विषय पे कि एक जो बैंक होते हैं, ये बैंक जो होते हैं, जब उनसे एजुकेशन लोन लिया जाता है तो एजुकेशन लोन बंद कब होता है आपको पता है? जब एजुकेशन लोन आप या तो जमा कर दो या तो सामने वाले व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो जब बैंक से आरटीआई मांगी गई कितने एजुकेशन लोन बंद हो गए हैं, तो वो जवाब देने से अब इतरा रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसमें एक दो केस ऐसे ना हो जिसके एजुकेशन लोन अपने आप बंद हो गए हों। मतलब सामने वाला भर नहीं पा रहा है और मर जा रहा है। हाँ, आप ये सोचिए, सामने वाला भर नहीं पा रहा है और बंद हो जा रहा है, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदमी 5 लाख 7 लाख रुपए लेके एजुकेशन लोन पढ़ाई तो कर ले रहा है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार का दोष तो है, हमारे समाज का भी उतना ही दोष है। हाँ, या तो हम गलत सरकार चुन ले रहे हैं या तो हम गलत डिसीजन अपने बच्चे के प्रति ले रहे हैं। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई दोनों का नहीं, मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, हाँ वो तो है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो ये लोकतांत्रिक देश में जो हमारी सरकार बना रहे हैं जो भी लोग, वो जो गलतियां हो जाती हैं उनसे जाने अनजाने, उसको एक्सेप्ट करना भी सीखें। इन्होंने पूरे हमेशा ये कहते रहे कि एनएसएसओ की रिपोर्ट गलत है जो ये कह रही थी कि बेरोजगारी दर बढ़ी है। बेरोजगारी देने वाली आंकड़े ही बंद कर दिए कंपनी ने। सरकार आंकड़े अब नहीं दे रही है। हम जैसे लोग बैठे हुए हैं इसमें चर्चा करने के लिए, हर साल आंकड़े आएंगे, हर साल आप माइक लगा देंगे, तो माइक लगा देंगे तो उसके बाद से जो है आपसे इस पे चर्चा होगी, सरकार को फिर संसद में घेरा जाएगा। तो इसी वजह से सरकार जो है बेरोजगारी देने वाले आंकड़े भी बंद कर देगी। कुछ दिन बाद बहुत सारे आंकड़े बंद तो कर देगी। ये चर्चा अभी इसी पे रही कि रोजगार का विकल्प क्या है, ये हम नहीं निकाल पाए, खैर सरकारें नहीं निकाल पा रही हैं तो हम क्या निकालेंगे। तो ये आप हमारा प्रोग्राम दे रहे थे 3 तिकड़ी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे भी प्रोग्राम लेकर आपके पास आते रहेंगे। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।